स्वागत है आपका दोस्तों ड्रीम लीडर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट में। और इस चैनल का नाम भी बेसिकली यही है, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो इस वजह से क्या कहते हैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, एकदम से ड्रीम लीडर इंस्टीट्यूट निकलता है। तो चैनल का नाम भी यही है। तो हम इस सीरीज़ के अंदर जो दिल्ली पुलिस में PYQ है प्रीवियस ईयर का मैथ्स का, वो हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो पहला 7 दिसंबर की शिफ्ट को करा दिया गया है और ये इसका सेट 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इस बच्चे इससे नए जुड़े हैं, अगर उन्हें लगता है कि आता है वीडियो यूज़फुल है तो लाइक करना। और कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो अब इस क्वेश्चन को करेंगे, और जिन्होंने ट्राई किया वो तो सबसे अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिकली ट्राई तो किया, जिनको नहीं आया, जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो गधे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। द सम ऑफ द ₹16,380 इज डिवाइडेड अमंग A, B, C, D such that the ratio of the share of A and B is 1:3, and that B and C is 2:5, and C and D is 2:3. The share of rupees C is। तो इसके अंदर बेसिकली पूछा क्या गया है, हिंदी के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो नए बच्चे आए मैं बता देता हूँ, पहले मैं इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को। तो एक धनराशि है 16,300 रुपये, वो ABCD के अंदर डिवाइड करी गई। ए और बी का अनुपात है 1:3, और बी और सी का है 2:5, और सी और डी का है 2:3। तो A, B, C और D, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो A का हो गया 1:3, और C और B और C का हो गया 2:5। तो इसको इक्वल करने के लिए अपन ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम क्योंकि 2 और 3 का 6 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, और ऐसे ही C और D का दे रखा है 2:3। तो 2 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 30 आएगा। तो ऊपर 30 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे यहाँ करने के लिए 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 30, और नीचे ऐसे ही 15 का यहाँ से इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा, ये तो 30 है ही, और यहाँ करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। अब इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, 30, 40, 40, 40, 80, 80 और 91, ये टोटल आएगा 91। अब इसको 16,300 से कट कर देंगे 91 को, और इंटू 30। ठीक है, तो इसको 1 से काटेंगे, कितना गएगा, ये बचेगा 163, 91, 2 और ये 7। तो ये चला जाएगा तुम्हारा 8 से 180 इंटू 30, 8 24, ये 5,400, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को एक बार रिपीट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, फिर तुम्हें दिखाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर, कहाँ गया पेन, 2 डिजिट नंबर and the number obtained by the interchange, the position of the digit is 45. What is the difference between a 2 digit of that number? How many numbers are possible? तो इसके अंदर कहा गया है, कहते हैं सपोज दैट कुछ क्वेश्चन के अंदर तुमने देखा होगा x और y को बोल देते हैं, इंटरचेंज करके लिखो y और x। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 45। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा है x और y को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये पूछा है। आ गया हिंदी वालों को समझ में? अगर नहीं आया तो वो पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार हिंदी में भी। 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों की स्थिति को आपस में बदल कर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। उन संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या है तथा कितनी संख्याएं संभाव्य हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या है, उसको आपस में बदल के लिखा गया है, ऐसे थी x और y थी, और उनको y और x में लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस 45 है, तो x और y का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं, अब इसको छोटा करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो तुम्हें पता होगा क्या कहते हैं, जब भी टेंस प्लेस पे वैल्यू रखते हैं तो 10x + y ऐसे करके लिखते हैं। इसका डिफरेंस है, इंटरचेंज करेंगे, 10y इधर आ जाएगा प्लस x, ये दे रखा है 45। और माइनस का अंदर, इस माइनस कहाँ गया यार पेन,
तंग कर रहे हैं बेफालतू में। इस माइनस का यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, तो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 45। x माइनस वाई आ जाएगा क्योंकि 9 कॉमन लेंगे और x माइनस वाई ये आ जाएगा 5। ठीक है, x माइनस वाई 5 आ गया। तो ऑप्शन तो आंसर तो तुम्हारा यहीं से आ गया 4th। और पॉसिबल कितने बन जाएंगे 6 और 1, क्योंकि उनका डिफरेंस 5 होगा। तो ऐसे करके तुम्हें 4 पेयर बनाने हैं और वो 4 पेयर तुम ऑप्शन में कमेंट में मुझे बताओगे कौन कौन से 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो पढ़ो इसे। द मंथली इनकम ऑफ A, B एंड C टुगेदर is 69,000. A spent 75% of the salary of his income. B spent 80% of his income. C spent 92% of his income. If their monthly income are in the ratio 15, 11 and 10 respectively, then the money savings of B. तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। A, B और C तीनों की आय मिला के 69,000 है। ठीक है, तीनों की मिला के। और A अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, B अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और C अपनी आय का 92% खर्च कर देता है। यदि वह अपनी मासिक आय बचत करते हैं क्रम से 15:11:10 में। ठीक है, तो B अपनी मासिक आय का कितना बचत करेगा, मतलब B की सेविंग्स बतानी है हमें। ठीक, तो क्वेश्चन को करते हैं। छोटा गया, थोड़ा सा इसे स्लाइड ऊपर कर देंगे ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए। वैसे तो अगर तुम करना चाहो इसे ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, जैसे 11 हो गया। तुम्हें पता है क्या था, बी की सेविंग्स बतानी है, बी की बचत बतानी है, तो 11 का मल्टीपल होगा इस चारों ऑप्शन में। 11 का मल्टीपल सिर्फ यही है और कोई 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, और अगर तुम बेसिक से जाओगे तो फिर मैं बेसिक से भी कर देता हूँ। रुको, 100%, 100 उसकी सबकी इनकम हो गई। ए की कितना खर्च कर रहा है 70, तो 30% बचा। और सेम ऐसे बी 80% खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा 20%। सी हो गया 10 में से 92% खर्च कर दे रहा है, कितना बचा 8%। ये 30% जो दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है 15 के इक्वल, 15 ए के नहीं, ऐसा करता है, उल्टा करता है। जो तुम्हारा 15 ए है वो 30% के बराबर है, तो 100 के बराबर निकाल लेंगे। ऐसे ही सेम ऐसे ही करेंगे। कहते हैं 20 ए दे रखा है तुम्हें, अरे यार 20 ए नहीं 11 ए, 20% के बराबर दे रखा है तो 100% की निकाल लेंगे। और सेम ऐसे ही कहते करेंगे 10 ए, जो ये अनुपात में दे रखा है ना, ये वो है वैल्यूज 10, 15, 11 और 10। ठीक है, 10 ए इंटू कितना दे रखा है 8% के बराबर, 100 कर लेंगे। ये कट करेंगे 0, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये ज़्यादा मुझ कर रहा है। तो 5 ये हो जाएगा 50 है, और सेम ऐसे ही ये कट जाएगा 5 जैसे ये जाएगा प्लस 55 है, और ये कट जाएगा 25 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 125 है। और इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 230 ए, ये बराबर है 69,000 के। इसको अब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा 300, क्योंकि 1 0 से 1 0 उठ गया और 23 3 जा। ठीक है, ये 300 आ गया। और हमें निकालना क्या है, 11 की इक्वेट करना है, तो बी का क्या है रेशो 11 इंटू 300 कर देंगे, ये आ गया तुम्हारा 3300। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर। अ पर्सन इन्वेस्टेड ऑफ सम ₹50,000 पार्टली एट 15% एंड रिमेनिंग एट 18% per annum at the simple interest. At the end of 2 years, the total interest received by 16,800. The ratio of sum of 15% to the sum of 18%. तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि निवेश की 15% से और 18% से 2 साल के लिए। ठीक है, उसने 2 साल के लिए निवेश की, उसको धनराशि प्राप्त हुई, ब्याज में कितने रुपए मिले,
16,800 रुपये। अब उसके अंदर ये पूछा है, कहते हैं जो उसने 15% पे जो राशि इन्वेस्ट की और जो 18% पे राशि इन्वेस्ट की, उनका अनुपात पूछा है। तो 16,800 2 साल का है, तो इसको 1 साल के निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 8400। अब 8400 है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 8400 है, अब ये निकालेंगे कि 50,000 का कितना परसेंट है। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर तुमने परसेंटेज के अंदर पढ़ा हो किसी के, मतलब तुम्हें कितना परसेंट निकालना है किसी 50,000 का, तो यहाँ पे x मान लेते हैं बटे 100 इक्वल्स टू कर देंगे इसके। तो ये 8400, ये 100 इधर जाएगा, तो ये 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है, बट्टे 50,000, और ये x के इक्वल आ जाएगा। 4 0 से 4 0 कट गए अपने, और ये कितना जाएगा 16 और 0.8, ठीक है। अब इसके अंदर हम एलिगेशन लगा देंगे, 15 यहाँ हो गया और ये 18% यहाँ हो गया, ये कितना जाएगा 1.8, और ये माइनस करेंगे कितना जाएगा 1.2। अब इसको काट लेंगे, ये आ गया तुम्हारा 4 और 6, और ये आ गया 2:3। बी तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना, और समझ आ ही जाएगा इजीली। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ एकदम, जैसे मतलब करते हैं ना, ऐसा होता है टीचर्स होते हैं, कहते हैं वो बच्चों के अप्रोच से नहीं चलते, वो डायरेक्ट कराते हैं, लेकिन जैसे पेपर में एक बच्चा करता है ना, मैं वैसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहते हवा में उड़ते हैं, हवा में कोई क्वेश्चन नहीं उठता। हाँ, कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केस जो कर देते हैं, लेकिन हर बच्चा नहीं कर पाता, और लेकिन उनका भी सिलेक्शन होता है, जो नहीं कर पाता उनका भी सिलेक्शन होता है। ऐसी भी बात नहीं है कि कहते उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, a dealer sells an article by allowing a 20% discount on the market price and gains 25% if the cost price of an article is increased by 10%. How much discount percentage should he allows now on a same market price so as he earns a same percentage of profit as before? तो क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है, एक डीलर है वो अपने आर्टिकल पे 20% की छूट देता है, लेकर एक वस्तु को बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% की वृद्धि की जाती है तो उसे पहले के जितना लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी, ठीक है। ये कहा गया है हिंदी के अंदर। अब करते हैं, मैंने तुम्हें अब इसको छोटा कर देते हैं यार क्वेश्चंस को, और इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा भी। तो कल मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालने के लिए तुम्हें कहा था कि कहते हैं 25% का वो प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 यहाँ लिखेंगे अपॉन 100, इक्वेट कर देंगे। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का, तो अपन यहाँ 100 में से 20 माइनस करके 80 यहाँ लिख देंगे, और ये 100 से 100 कट जाएगा, और सीपी और एमआरपी का रेशो आ जाएगा, कितना होगा 80, क्योंकि 80 यहाँ हो जाएगा, 25 यहाँ से बढ़ गया, यहाँ चला जाएगा, तो 125 ये आ गया। अब कहा क्या है कि कहते हैं सीपी के अंदर 10% की वृद्धि की जाती है, 80 का 10% निकालें कितना हो गया, 8 आ गया, तो 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 88। अब ये बोल रहा है कि कहते हैं उसे 25% का लाभ कमाना है, 25 प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, तो 88 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 इंटू 1/4 करेंगे कितना हो गया 22, 88 प्लस 22 कितना हो गया 110। अब तुम्हें एसपी पता चल गया 110 है, सीपी पता है 88 है, एमआरपी पता है 125 है, बच गया 15, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, 15 है, 15 कितना परसेंट होगा 125 का 12%, इसे कट करोगे तो आ जाएगा 5, 4 और 3 बार कटेगा
4 3 12, 12 अपना आंसर फोर्थ। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये इजी क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अ स्टूडेंट परचेज अ पेन ऑफ बॉक्स एट द रेट ऑफ 8 पेन फॉर 24 रुपीज़ एंड sold of them at the rate of 9 pens for rupees 45, and the transaction he gained 240. How many pens did box contain? एक छात्र ने 24 रुपये में 8 पेन खरीदे। 8 पेन की दर से पेन का एक बॉक्स खरीदा और उसने सभी को 45 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिया। तो इस लेन देन में उसे 240 का लाभ हुआ। बॉक्स में कितने पेन थे ये बताना है हमें। ठीक है, हिंदी वालों को भी समझ में आ गया क्योंकि मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। इंग्लिश वालों को तो आ ही गया होगा क्योंकि मैंने सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ा था। तो क्वेश्चन को छोटा करते हैं पहले, छोटा करने के बाद तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीपी निकाल देंगे। सीपी निकालने के लिए 24 रुपये के 8 पेन आ रहे हैं तो कितना हो गया, 3 रुपये के एक पेन हो गया। और एसपी निकाल लेंगे अब हम। 45 रुपये के 9 पेन आ रहे हैं तो एक पेन कितने का होगा, 5 का। डिफरेंस कितना है, 2 का। 240 को 2 से भाग देंगे, 120 पेन है भाई डब्बे के अंदर। ठीक है, सबसे हलवा क्वेश्चन था आज का ये। जिसको ये समझ में नहीं आया उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। What will be the least number of marbles with the Rohit if can arrange them in a row of 9, 10 and 15 marbles each? Then a number is also a perfect square. समझ लो रोहित है, उसके पास न्यूनतम कितने पत्थर होंगे यदि वह उन्हें 9, 10 और 15 पत्थर की पंक्ति में व्यवस्थित कर सकता है और संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। यानी कि मान लो एक लड़का है रोहित, उसके पास 9, 10 और 15 पत्थर की पंक्तियों में क्या कहते हैं मार्बल पड़े हुए हैं, उसे ऐसे व्यवस्थित करने हैं कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तुम इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एचसीएफ लोगे, एलसीएम लेंगे हम इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं छोटा। तो एलसीएम लेंगे इसका, कहाँ गया पेन, 9, 10 और 15, इसका एलसीएम लेंगे 3 × 3 और 10 तो पूरा ले लेंगे और 5 आ ही गए तो 9 × 10 तो 90 आ गया अपना एलसीएम। लेकिन 90 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब ऐसा मत करना यहाँ पे 10 करके और 100 टिक कर देंगे और आंसर गलत है वो। अब 90 है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 10 से इंटू करेंगे, 900 हो जाएगा। और ये 30 का स्क्वायर होता है, 30 × 30 करोगे तो 900 आएगा तुम्हारा। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है 30 का, तो ये इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो कहते हैं इसमें 10 जोड़ेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना के 10 का आगे चल देंगे, वो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा करते हैं इसे। कहाँ गया यार पेन एक तो गायब हो जाता है बार बार। इन अ स्कीम ए सम ऑफ 24,000 इज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years at the rate of 8% per annum. In a scheme B, a sum of 24,000 is put at the rate of 5% per annum compounded annually for 2 years. The ratio of the interest for A to the B. मैं हिंदी में बता देता हूँ। एक योजना है A, उसमें 24,000 रुपये की धनराशि को निवेश किया गया है 8% की साधारण ब्याज की दर से। और एक योजना है B, उसके अंदर भी 24,000 की धनराशि को निवेश किया है लेकिन चक्रवर्ती ब्याज पे 5% की दर से, और 2 साल के लिए, वो भी 2 साल के लिए और ये भी 2 साल के लिए। तो ए और बी में जो ब्याज का अनुपात होगा, कितनी ब्याज मिलेगी उसका अनुपात पूछा है। ठीक है, बड़ी आसानी से करेंगे इसे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो स्कीम ए है, उसकी क्या कहते हैं 8% है ना, 2 से इंटू कर देंगे 16 आ जाएगा, 16% आ जाएगा। निकालने मत बैठ जाना, क्या कहते हैं 16% तुम निकालने बैठ गए 24,000 का, वो नहीं करना है।
बी का निकालेंगे। एक तुमने परसेंटेज के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आता है जब तुम दो परसेंटेज को मर्ज करते हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 कर देते हो। उससे भी क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, और कई सारे होते हैं वो ट्री बना के निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और फॉर्मूले लगा के भी निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 3-4 तरीके हैं, आपको जो सूटेबल लगता है वो लगाओ, लेकिन मुझे जो इसके अंदर ईजी लग रहा है वो मैं वो लगाऊंगा। 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100, ये आ जाएगा 10.25। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करा देंगे। ये निकालने मत बैठ जाना कि कहते तुम 10.25% निकालने बैठ गए 24,000 का, यहीं से काट देना सीधे सीधे। यहाँ से इस डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे 00 करेंगे और 25 से काट देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 64 और ये आ जाएगा तुम्हारा 41, क्योंकि 25 छिके 150 और 100 बचेगा, तो 25 चौक 100 और 25 चौक 100 और 25 से कम 25। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा फोर्थ आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा करते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम ऑन परचेजिंग ऑफ आइटम ए एंड बी एंड रेस्ट ऑफ हिज अमाउंट इन हिज सेविंग्स। ही स्पेंड 1800 ऑन परचेजिंग ऑफ आइटम ए एंड 3270 ऑन परचेजिंग ऑफ आइटम बी। द सेविंग अमाउंट वॉज। एक व्यक्ति अपने आय का 65% ए और बी वस्तुओं को खरीदने पर खर्च करता है और शेष धनराशि उसकी बचत है। वह वस्तु ए को खरीदने में 1800 रुपये और वस्तु बी को खरीदने में 3270 रुपये खर्च करता है। बचत की धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ दिया मैंने एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन को करते हैं छोटा और इसे करते हैं। ठीक है, तो इसको जो ऐड कर लेंगे। और वैसे अगर कोई करना चाहे, कहते हैं यूनिट डिजिट से मुश्किल ही होगा, ट्राई करना चाहो, क्योंकि 3 का मल्टीपल देखोगे ना तुम, इसमें ये भी है 3 का मल्टीपल, ये भी है 3 का मल्टीपल, ये दोनों तो नहीं है। खैर, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेशन से निकल जाएंगे। तो अब करके देखते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए इन क्वेश्चन के अंदर। 3270 प्लस 1800, ये कितना देगा, यह जाएगा 07 एंड 5 5070 रुपये। 5070 के आता है अपन किसके बराबर है, 5070 है तुम्हारा, यह है 65 के बराबर, और सेविंग्स उसकी कितनी होगी 35%। तो इसे निकाल लेंगे, 13 से काटेंगे 5 और 13 3 जा और 13 3 जा और ये 9 जा 390, और ये 7 बार कट जाएगा यहाँ पे 390 इंटू 7। तो ये करोगे कितना 0, 7 9 जा 63, 3 आ गया यहाँ पे। तो सीधा अपन ये इस ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, 2730 रुपये। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को रिवाइंड करना, आ जाएगा। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा कर लेते हैं। अ पैसेंजर ट्रेन विदाउट अ स्टॉपेज रन at the average speed of 75 km per hour and with the stoppage average speed is 60 km per hour. What will be the total time taken by the train for the stoppage on a route of length of 600 km? बिना ठहराव के एक यात्री ट्रेन 75 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से औसत गति से चलती है और ठहराव के साथ 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत गति से चलती है। 600 किलोमीटर की लंबी मार्ग को ठहराव के साथ ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा? मतलब बेसिकली तुम्हें ये निकालना है कि कहते हैं जो ठहराव का टाइम है ना वो कितना है। इसके अंदर मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन में पूछा वो तो बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताऊंगा। अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर इस ईयर आता है तो तुम कैसे करोगे। तो क्वेश्चन को करते छोटा। तो 6,000 किलोमीटर 600 किलोमीटर है, उसको 75 से कट करेंगे, कितना आएगा? 6005 8 आवर्स। ठीक है, 80 आया क्या? हाँ 80 आया। और
इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा 10, इसका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 2। ये तुम्हारा आंसर हो गया इसका क्वेश्चन का कि 2 घंटे का स्टॉपेज लिया उसने पूरी जर्नी के अंदर। अब पूछ लेता क्या कहता है स्टॉप मतलब हर स्टॉप पे कितना कितना टाइम रुकी है वो। तो उसके लिए करते हैं जो एवरेज स्पीड है मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते कितना आएगा 15/75 इंटू में 60 इसलिए क्या क्योंकि हम मिनट्स में इसका आंसर बताएंगे। तो ये कितना होगा 15 और ये कितना है 12। तो वो 12 मिनट हर स्टॉप पे रुकी है। ठीक है, अगर मिनट्स में पूछा होता है कहते हैं हर स्टॉप पे कितना मिनट रुकी है तो 12 मिनट रुकी है। और वैसे ओवरऑल पूरी जर्नी में 2 घंटे के लिए रुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन हो रखा है क्या, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। ऐसा होता है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ, क्या कहते हैं ये आईपैड स्विच ऑफ हो गया एकदम रिकॉर्ड करते करते और पूरी फाइल चली गई उसकी रिकॉर्डिंग की। फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहाँ गया है यार पेन। एन ऑफिसर अंडरटेक्स टू कंप्लीट अ जॉब इन 300 days. He employs 300 people for 60 days and they complete half of the work. He then reduced the number of the people to 100 whose work for 120 days, after which there are 20 days holiday. How many people must be employed for the remaining period to finish the work? ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हिंदी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक अधिकारी 300 दिनों में एक कार्य पूरा करने के लिए कार्य की शुरुआत करता है। वह 60 दिनों के लिए 300 आदमियों को रोजगार देता है और वह आधा कार्य पूरा कर देते हैं। मतलब 60 दिनों में ही वो आधा कार्य पूरा कर देते हैं और उसके बाद वो व्यक्तियों की संख्या घटाकर 100 कर देता है। और जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं और जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टी होती है, कार्य को ख़त्म करने के लिए उसको कितने लोग और चाहिए होंगे। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो उसके पास 300 दिन है, मतलब 300 आदमी उसने लगाए 60 दिन के लिए। उन्होंने कहते हैं आधा काम कर दिया है तो 2 से इंटू कर देंगे पूरा काम के लिए, तो 36,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, 2 6 12 12 3 36 और बाकी के 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसने टोटल कितना काम कर दिया। तो 18,000 तो काम कर ही दिया उन्होंने आधा। और उसके बाद उन्होंने किया है कहते हैं 100 काम किया है, 100 आदमियों ने 120 दिन काम किया है। तो कितना हो गया 12,000 काम हो गया, 12,000 ये हो गया। तो ये कितना हो गया 20,000, 20 नहीं 30 होगा, 30,000 हो गया। 30,000 में से बचा 6,000 काम बचा है। और हम अपने पास दिन कितने बचे, 60 दिन उन्होंने किया, 120 दिन वो किया और 20 दिन की हॉलीडे है। तो कितना हो गया 200 दिन। अब उसके पास कितने दिन बचे, उसके पास दिन बचे 100। ठीक है, क्योंकि 300 दिन में उसमें कार्य करना है। 300 में से 200 गए, कितने बचे 100। तो 100 से कट करेंगे तो कितने आदमी चाहिए, 60 आदमी चाहिए। इसमें हमने एफिशिएंसी मान लिया एक आदमी एक ही दिन में एक ही काम कर रहा है बस। तो इसलिए इसकी 60 आंसर आ गया, 4th बात खत्म हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन हो ही रखे हैं लग रहा है, ये मैं रब करना भूल गया, सॉरी उसके लिए। तो ये है क्वेश्चन। कहाँ गया पेन। द एवरेज ऑफ द 3 डिजिट नंबर डेट हैव ऑल 3 डिजिट्स इज द सेम। क्वेश्चन खत्म। तो हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। 3 अंकों की संख्याओं का औसत जिसमें सभी 3 संख्याएं समान है। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या रही है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गया है, कहते हैं जो 3 अंकों की संख्या, जो तीनों अंक समान हो। अब तीनों अंक समान हो, जैसे कहते हैं 1, कहाँ गया यार पेन और गायब हो जाता है बार बार। 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसे ही 3 अंकों की संख्या लास्ट डिजिट क्या होगी 9 9 9। क्योंकि उसके बाद अगर हम 1 1 1 लेंगे तो ये 4 डिजिट हो गए। 4 डिजिट के लिए हमसे बोला नहीं है, तो ये हम इतना ही लेंगे। ठीक है, तो इनका औसत पूछा है, तो कितनी होंगी 9 ही वैल्यू बनेगी टोटल की टोटल सारी की सारी। तो 1 1 1 को अपन कॉमन ले लेंगे
इसके अंदर हम फॉर्मूला बना देंगे n+1/2 वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जोड़ने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यही जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना वही तुम्हारा टाइम सेव करती है। अब जैसे ही तुम्हें पता है 9 वैल्यू है, तो 9 × 10, 9 + 10 और 2 से करेंगे 5 कट जाएगा 45, 45 × 1 1 1, और कितनी वैल्यू है तुम्हारे पास टोटल 9, एवरेज निकालना है तुम्हें 5, और 5 को 5 से 1 से इंटू करेंगे तो ये सी आंसर होगा। मतलब तुमने अगर प्रैक्टिस करी है तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा है, मतलब बोनस क्वेश्चन है एक तरीके से तुम्हारे लिए। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो इसे तुम ऐसे जोड़ोगे 9 8 7 6 5 4, फिर देखोगे अच्छा ये इतना बड़ा आ रहा है, फिर इसको 9 से काटने बैठ जाओगे, मतलब निकल जाना है तुम्हारा 3 मिनट तो तुम इसी में खा जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये भी मिटाना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना, इसको मिरर कर लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा करते हैं। ड्यूरिंग अ रेनी डे, कहाँ गया यार पेन, ड्यूरिंग अ रेनी डे 4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डेट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर ऑफ द ग्राउंड इज। बारिश का तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बरसात के दिनों में 4 सेंटीमीटर बारिश होती है। 1.5 हेक्टेयर ज़मीन पर गिरने वाले पानी का आयात बताना है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है और याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना फिर तुम्हें लेंटर की पटिया गिननी है, देखनी है कि कहते हैं उसको मीटर में कन्वर्ट करके देखना, अगर वो आंसर दे दे तो ठीक है, अगर वो आंसर नहीं देती है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसके अंदर तुम्हें पता होगा 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है, मैं यहाँ पे तो बता देता हूँ 10,000 मीटर होता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा, मान लो कहते हैं ये 1.5 हेक्टेयर है, अब इसकी कुछ ना कुछ डेप्थ तो होगी, वो डेप्थ दे रखी है अपन को 4 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे, इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो इसे 1/25 ही लिख लेते हैं मीटर, ठीक है, क्योंकि इसे 1000 कहते हैं 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि कहते हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 4/100 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, वो तो हमें पता है 1.5 हेक्टेयर है, इंटू डेप्थ भी पता है 1/25 है। तो हेक्टेयर को क्या कहते हैं 1.5 हेक्टेयर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटा के तो कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 1/25। इसको सॉल्व कर लोगे, करेंगे 6 जैसे करा जाएगा 600, ये तुम्हारा आंसर हो गया ए, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया मैं उसके लिए दोबारा कर देता हूँ। 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर, और 1 मीटर होता है क्या कहते हैं 100 सेंटीमीटर। वो ये करा है कहते हैं 100 से डिवाइड कर दिया, इसको 4/100 करेंगे तो 1/25 आ जाएगा। और बेस का एरिया दे रखा है कहते हैं 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो इसको कहते हैं हेक्टेयर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और डेप्थ मतलब होता है गहराई, इसकी कुछ गहराई तो होगी, उसी से तुम मेज़र करोगे कितना गैलन पानी आया, कितना लीटर पानी आया, ठीक है भैया। अब इसे क्या कहते हैं 15,000 लिखा, इंटू में 1/25 करेंगे तो आ जाएगा 600 तुम्हारा, ठीक है, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी रब करना पड़ेगा यार, वेट 1 सेकंड रुकना यार। तो बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन। तो इसके अंदर कहा गया है कहाँ गया यार पेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 5 टाइम्स that of another square whose diagonal is 4√2। इसके अंदर कहा गया है, मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूँ, एकदम चित्र बना के कलाकारी करके एकदम,
एक अरे यार पेन आ जाओ, एक ही स्क्वायर है, एक ये तुम्हारा बड़ा स्क्वायर है। इसका डायगोनल दे रखा है अपन को 4√2, और जो इसका एरिया है ना इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल का, इस बड़े वाले ट्राइंगल का 5 गुना है। मतलब छोटे वाले ट्राइंगल को एरिया को 5 टाइम्स कर दोगे ना तो ये बड़ा वाले ट्राइंगल का एरिया बनेगा। और इसका हमसे कहते हैं विकर्ण पूछा है, विकर्णी, हाँ विकर्ण पूछा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कहते हैं जो वो होता है कहते हैं वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कहते हैं a√2। अब a√2 को इससे कंपैरिजन करा देंगे 4√2 से, √2 से √2 कर लिया, a की वैल्यू आ गई 4। अब इसकी वैल्यू 4 आ गई तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अब 16 को कहा गया कि 5 गुना है उसके एरिया के, तो 5 से करेंगे तो 80 आ गया। अब इसका एरिया तो आ गया 80। अब इसमें से a कैसे निकालोगे, इसको अंडर रूट में डाल देंगे बराबर, ठीक है। अंडर रूट में डालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 5, √5। a की वैल्यू आ गई 4√5, ठीक। अब विकर्ण निकालने का क्या होता है a√2, इसके रख देंगे अपन, a की वैल्यू तो हमें पता है, ये रही a की वैल्यू, वो अपन यहाँ रख देंगे 4√5 इंटू √2, ये हो जाएगा 4√10। ये तुम्हारा आंसर हो गया, इजी। सी तुम्हारा आंसर है, बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब कुछ ये मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बैटरी कम हो गई एकदम से और जितनी मेहनत थी वो सब खराब हो गई, और लाइट भी आ नहीं रही थी इस वजह से, सॉरी। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया पेन? 2 numbers p and q are such that the sum of 2% of p and 2% of q is 2/3 of the sum of 2% of p and 6% of q. The ratio of 2 times of p and 5 times of q. तो ये लैंग्वेज के अंदर घुमाया गया और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है। तो मैं हिंदी के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो संख्याएं p और q इस प्रकार है कि p का 2% q का 2% का योग p के 2% q के 6% के योग के 2/3 है। तो p के दुगना और q का 5 गुना का अनुपात पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2% ऑफ p अपॉन 100 प्लस 2% ऑफ q अपॉन 100 इक्वल्स टू 2/3 इंटू करेंगे 2% ऑफ p प्लस 6% ऑफ q। तो इसको करेंगे कितना जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, इसको 100 को नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर नीचे 100 से 100 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से भी 100 एंड 100 कट जाएगा, ठीक है। तो p प्लस q हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ से भी अपन 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इंटू का साइन है, तो जहाँ हौच पौच हो रहा है, यहाँ पे इंटू का साइन है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा p प्लस 3q, ठीक है। और ये 3 का हम यहाँ इंटू करेंगे, 6 p प्लस q इक्वल्स टू 4 p प्लस 3q। अब इसको कर लेंगे 6p प्लस 6q इक्वल्स टू 4p प्लस 12q। यहाँ से आ जाएगा 2p इक्वल्स टू 6q, और p और q का रेशो आ जाएगा 2/6 इक्वल्स टू 1/3। अब इसमें कहा गया है, क्या कहते हैं q का 2 टाइम्स, p का 2 टाइम्स, p को 2 से करेंगे इंटू, क्योंकि p दे रखा है, p अपना 1 है, नहीं उल्टा कर दिया यार, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ होगा 2, ये हो जाएगा 3/1। तो अपना p कितना है 3 है, उसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, और q अपना है 1, उसको करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 6:5, ठीक है अपना, ये हो गया आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, ये तुम्हारा होमवर्क है,
ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कराने लगो तो फिर बहुत बेकार है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक से तुम्हें बचाएगा। वहाँ पे अगर तुमने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया ना, तुम ये मान लेना क्या कहते हैं, तुम रेस में कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहे हो। अगर बाई मिस्टेक भी तुम, क्योंकि इसको तसल्ली से करना, सबसे आखिरी में करना, मैथ जब पूरा सॉल्व कर लो उसके बाद करना, क्योंकि अगर तुमने एक बोडो मास का एक सिंगल भी डिवाइड इधर से उधर कर दिया तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है ताकि तुम कन्फ्यूज हो जाओ। अब जैसे यहाँ पे ऑफ है, उससे सॉल्व करने की बजाय बच्चे बीच में से करने लग जाएंगे, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन करना आराम से तसल्ली से करना, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए अपने। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मतलब जिन्होंने मैथ पढ़ा है ना पहले, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए पर्टिकुलरली टीचर करा रहे होंगे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियसली सब कराते हैं, लेकिन हम भी करा रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगता है तो आप मेहनत करिए, जॉब पक्का लगेगी, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर, 7000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, और टाइम भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि टाइम की किल्लत है। पेपर में टाइम सही है, सफिशिएंट है, 1.5 घंटा बहुत है 15 क्वेश्चन मैथ के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में टाइम नहीं लगने का है तुम्हारा बिल्कुल भी। जो टाइम कंज्यूम करेगा वो मैथ ही करेगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जिनकी प्रैक्टिस चल रही है उन्हें बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम इस सीरीज़ के साथ रेगुलर होते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ तुम 15 में से कुछ नहीं तो कहते हैं 12 से 13 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। और मैथ ही सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि जीके एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, और रीजनिंग सिलेक्शन दिलवाएगी। अगर तुम 40 में से 35 प्लस मारते हो ना, मेरे को तो लगता है कहते हैं बच्चों को 37 का टारगेट लेके चलना चाहिए, लेकिन अगर 35 प्लस मारते हो ना और 7 मार्क्स तुम कंप्यूटर में ले लेते हो तो तुम्हारे पास एज है, क्योंकि जीके सब बच्चों को उतनी ही आती है। कोई अगर कहते हैं 40 मार्क्स जो टारगेट दे रहे हैं ना तुम्हें, मतलब वो उन बच्चों के लिए जो बहुत पुराने हैं, जो नए आए हैं ना, वो कहते हैं इतनी जल्दी उस कॉन्सेप्ट को, जीके को इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकते हैं, इतनी सब चीज़ों को। हाँ कर सकते हैं कुछ को छोड़ के, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, और कंप्यूटर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि ज़्यादा तुमसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता एग्जामिनर कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि तुम कोई कहते हैं ओ लेवल वगैरह नहीं करके बैठे हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन नहीं करके बैठे हो, इसलिए, ठीक है। ऐसे ही अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो तुम इसे लाइक कर सकते हो, और जो इम्प्रूवमेंट करने हैं वो मुझे तुम बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।